नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या हो जब किसी बेजुबान पर अत्याचार हो और जब भगवान किसी मनुष्य को जुबान देने से ही वंचित कर दे तो समाज के लोग उसे कैसे कैसे ताने देने लगते हैं और उस बेजुबान अबला का जीना तो और भी ज़्यादा दुभर हो जाता है जब वह एक गरीब की बेटी हो और अमीर के घर में ब्याह कर गई हो। दोस्तों, ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग सोचते हैं ये तो गूंगी या गूंगा है या किसी भी अंग से कमज़ोर है तो उसके साथ जैसी मर्जी बदसलूकी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या एक गूंगे बहरे इंसान को दर्द नहीं होता? क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या हो जब एक गूंगी बहू को गरीब और बेसहारा समझकर उसके अमीर ससुराल वाले अंधेरी रात को धक्के मारकर बाहर निकाल दें, तब वही गूंगी बहू अपने कर्म और अच्छे व्यवहार से दुनिया को दिखा देती है कि वह लाचार नहीं, उसकी भी फीलिंग्स की कीमत होती है। एक औरत चाहे वह ज़्यादा बोलने वाली हो, कम बोलने वाली हो या बिल्कुल भी ना बोल पाए, जब अपने पर आ जाए तो उसका मुकाबला करना शायद नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी ही गूंगी लड़की की है जिसे ससुराल वालों ने हराया, ठुकराया, लेकिन वह हारी नहीं बल्कि वो मुकाम हासिल करके दिखाया जो अच्छे से अच्छे लोगों के बस की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी की सच्चाई। बारिश का महीना था। भरे बारिश में जब दिव्या ने जन्म लिया तब मनमोहन और अनुसुईया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी 7 पीढ़ी बीत चुकी थी। उन्होंने बेटी का मुंह नहीं देखा था। जब दिव्या ने उनके घर में जन्म लिया तो मनमोहन ने गरीब परिस्थिति होने के बावजूद भी पूरे गांव में मिठाई बांटा था और उसकी खुशी और उत्साह को देखकर लोग कहते थे, मनमोहन तो बेटी के आने की खुशी में पागल ही हो गया है। लेकिन मनमोहन को क्या पता था, जिस बेटी के आने की वह खुशी मना रहा है, भगवान ने उसे एक अहम चीज तो दी ही नहीं है। मनमोहन ने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला पोसा और बड़ा किया। अनुसुईया भी अपनी बेटी की हर संभव जरूरतों की पूर्ति करती रही, उसकी सभी चीज़ों का विशेष ध्यान देती। उसने अपनी बेटी को बहुत ही छोटी उम्र में वो सारी कलाएं सिखानी शुरू कर दी थी जिसकी आवश्यकता उसे भविष्य में पड़ने वाली थी, ताकि उसे कोई असहाय कहकर उसका मजाक न उड़ा सके। दोनों माँ बेटी का साथ भगवान ने शायद ज्यादा दिनों का नहीं लिखा था। इस बात का अंदाजा शायद अनुसुईया को पहले से ही हो गया था। इसलिए उसने अपनी बेटी को महज 5 साल की उम्र तक ही काफी बातें सिखा दी थी, ताकि दिव्या को भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। मनमोहन रोज ही मजदूरी करने जाता। बेटी के जन्म के बाद वह पहले से भी ज्यादा काम करता, ताकि बेटी को किसी चीज की कमी न हो। अनुसुईया भी दिव्या के जन्म से पहले काम करने जाती थी, लेकिन उसके जन्म के बाद वह सिर्फ अपनी बेटी पर विशेष ध्यान देती और उसका लालन पालन बहुत ही अच्छे से करती थी, जिसे देखकर मनमोहन मन ही मन बहुत खुश होता। मनमोहन दिव्या का गरीब पिता था जो ईंट भट्ठे में काम करता था। उसकी इकलौती बेटी दिव्या थी जिससे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। दिव्या देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। उसे कोई भी जब पहली बार देखता तो कह देता कि वह तो आसमान से उतरी हूर की परी लग रही है। दिव्या का रंग गेहुआ था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी, पतली सी नाक, होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान और माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी लगाती थी। वह हमेशा एक सादी सी सूती साड़ी पहनती थी, कभी हरी तो कभी नीली और कभी लाल, और पैरों में चांदी की पतली सी पायल जो चलते वक्त हल्की सी बजती थी। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने दिव्या को एक चीज नहीं दी थी, वह थी बोलने की ताकत। दिव्या जन्म से गूंगी थी। वह सुन सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। वह सब कुछ समझती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। वह अपनी बात इशारों से कहती थी, आंखों से कहती थी, चेहरे के भावों से कहती थी। जो लोग उसे जानते थे वो उसकी हर बात समझ जाते थे, लेकिन अजनबी लोगों के लिए दिव्या बस
एक गूंगी लड़की थी जिसकी कोई अहमियत नहीं थी। दिव्या का पिता मनमोहन एक गरीब मजदूर था। उसकी उम्र कोई 55 साल रही होगी, लेकिन शरीर 60 से 65 का लगता था। कमर झुकी हुई, हाथों में मेहनत की गांठें, चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में एक थकान जो कभी जाती ही नहीं थी। वो रोज 4 बजे उठता, गांव से 5 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्ठे पर काम करने जाता और शाम को लौटता तो उसकी पीठ टूट चुकी होती। दिन भर ईंट ढोने के बाद उसे मिलते थे बस 200 से 250। इन्हीं 200-250 में वह अपना और दिव्या का पेट पालता था। दिव्या की माँ तो बहुत पहले गुजर चुकी थी। जब दिव्या महज 5 साल की थी तब मनमोहन ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। उसने दोबारा शादी नहीं की थी क्योंकि उसे डर था कि सौतेली माँ दिव्या के साथ अच्छा व्यवहार करेगी या नहीं। एक बाप का दिल कितना बड़ा होता है, यह बात मनमोहन को देखकर पता चलती थी। उनका घर घर क्या था दोस्तों, एक छोटी सी झोपड़ी थी गांव के बाहरी किनारे पर। मिट्टी की दीवारें जिन पर बारिश में दरारें पड़ जाती थी, ऊपर टीन की छत जो गर्मी में तवे की तरह तपती थी और बारिश में ऐसे बजती थी जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी सी खाट, एक टूटा हुआ आईना, 2-3 बर्तन और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था। दीवारों पर धुएं की काली परत चढ़ी हुई थी और हवा में हमेशा लकड़ी के जलने की गंध रहती थी। बिजली का कनेक्शन था, लेकिन बत्ती कभी कभार ही आती थी। रात को एक छोटा सा दीपक जलता था जिसकी रोशनी में दिव्या खाना बनाती थी। लेकिन दोस्तों, इतनी गरीबी में भी दिव्या ने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह सुबह उठती, अपनी झोपड़ी की साफ सफाई करती, पास के कुएं से पानी लाती, चूल्हे पर रोटियां बनाती और अपने पिता के लिए खाने का डिब्बा तैयार करती। फिर वह पास के एक घर में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने जाती थी, जिसके उसे महीने में 1500 मिलते थे। दिव्या ने कभी अपनी तकदीर से शिकायत नहीं की। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गरीबी की धूल भी नहीं मिटा पाई थी। दिव्या की उम्र 23 साल हो चुकी थी और मनमोहन को उसकी शादी की चिंता खाए जा रही थी। एक गरीब बाप, बेटी गूंगी, ना दहेज देने की हैसियत, ना कोई जमीन जायदाद। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? मनमोहन रात रात भर करवटें बदलता और सोचता कि उसकी बेटी का क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो दिव्या के सामने कभी रोता नहीं था। लेकिन उसे पता नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा है, और यही वो पल था जब सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन गांव में एक दलाल जैसा आदमी आया जिसका नाम था चंदूलाल। वह शादियां करवाने का काम करता था, यानी बिचौलिया था। उसने मनमोहन से कहा कि सागर शहर में एक अच्छा खानदान है, मेहता परिवार है, बड़ा बंगला है, लड़का भी अच्छा है और वो लोग बिना दहेज के शादी करने को तैयार हैं। मनमोहन को ऐसा लगा जैसे भगवान मिल गए। उसने पूछा कि भाई साहब, सच में बिना दहेज के? लड़की गूंगी है, ये तो तुमने बताया ही होगा। चंदूलाल ने कहा, हाँ हाँ, सब बताया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। बस एक बार लड़की दिखा दो, बाकी सब हो जाएगा। मनमोहन को इतनी खुशी हुई कि उसका गला भर आया। उसने भगवान को दिल ही दिल में धन्यवाद दिया। लेकिन दोस्तों, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये रिश्ता उसकी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शादी की बात पक्की हो गई। लड़के का नाम था राज मेहता, उम्र 28 साल। राज पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं था, बस 10वीं पास था, लेकिन शहर में उसके परिवार की अच्छी खासी पहचान थी। उसके पिता दिलीप मेहता पहले तहसीलदार रह चुके थे और अब रिटायर होकर घर पर ही थे। उनका सागर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बंगला था, सफ़ेद रंग का, 2 मंजिला। सामने एक बड़ा सा गेट जिस पर पीतल की घंटी लगी थी। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा आंगन दिखता था जिसमें तुलसी का गमला रखा हुआ था। घर में संगमरमर के फर्श थे, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। हर कमरे में पंखे और कूलर थे और रसोई में गैस का चूल्हा और फ्रिज रखा हुआ था।
यह बंगला दिव्या की उस छोटी सी झोपड़ी से जमीन आसमान का फर्क था। जब दिव्या पहली बार उस बंगले में आई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस घर में सबसे बड़ा राज उसकी सास थी, जिसका नाम था आनंदी देवी। आनंदी देवी की उम्र लगभग 55 से 60 साल रही होगी। मोटा सा शरीर, चेहरे पर हमेशा एक रौब का भाव, तीखी नज़र और तेज आवाज़। वो घर की मालकिन थी और उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। आनंदी देवी ने इस शादी के लिए हाँ इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें घर में एक नौकरानी चाहिए थी जो बिना बोले सब काम करे। उनकी सोच यही थी कि गूंगी बहू लाओ तो न वह किसी से शिकायत करेगी, न जबान लड़ाएगी, न कभी पलट कर बोलेगी, बस चुपचाप काम करती रहेगी। तो दोस्तों, यह बात सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक माँ दूसरी माँ की बेटी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। शादी धूमधाम से नहीं बल्कि बहुत ही सादे तरीके से हो गई। मनमोहन ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी। उसने अपनी बकरी बेच दी जो इकलौती संपत्ति थी और बेटी का कन्यादान किया। जब विदाई का वक्त आया तो मनमोहन फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या ने अपने पिता को गले से लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। मनमोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी खुश रहना। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो इशारे से भी बता देना, तेरा बापू आ जाएगा। दिव्या ने सिर हिलाकर हाँ कहा और डोली में बैठ गई। दोस्तों, वो विदाई का मंजर इतना दर्दनाक था कि गांव की औरतें भी रो पड़ी। दिव्या ससुराल आ गई। शुरू के 2-3 दिन तो सब ठीक रहा। नई बहू है, लोग देखने आ रहे थे, मिठाई बट रही थी। लेकिन जैसे ही मेहमान गए और घर खाली हुआ, आनंदी देवी का असली चेहरा सामने आ गया। चौथे दिन सुबह 5 बजे दिव्या को जगाया गया। आनंदी देवी ने आकर खाट को लात मारी और बोली, उठ रही गूंगी, ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं। काम कर, चल उठ। दिव्या डर कर उठ गई। फिर शुरू हुआ काम का सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। पूरे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना, गाय को चारा डालना, आंगन में पानी छिड़कना, सबके कपड़े प्रेस करना। दिव्या सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम करती थी। उसे खाना सबसे आखिरी में मिलता था और वह भी बचा खुचा। कभी कभी तो बस एक सूखी रोटी और नमक मिलता था। यह बात सुनकर दिल दहल जाता है कि एक बहू के साथ उसके अपने ही घर में ऐसा बुरा सलूक किया जाता था। राज, दिव्या का पति, वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो सारा दिन बाहर घूमता रहता, दोस्तों के साथ ताश खेलता और शाम को शराब पीकर घर आता। उसे दिव्या से कोई लगाव नहीं था। वह उसे बस एक गूंगी औरत समझता था जिसकी कोई औकात नहीं। कई बार नशे में वह दिव्या पर हाथ भी उठा देता। दिव्या चीख नहीं सकती थी, रो भी नहीं सकती थी जोर से, बस चुपचाप आंसू बहाती थी। उसके शरीर पर नीले काले निशान पड़ जाते थे, लेकिन आनंदी देवी कहती कि पति है, जो करे सब सही हैं। लोग क्या कहेंगे अगर बाहर बात गई तो? बदनामी होगी खानदान की। दिन बीतते गए और दिव्या की हालत और भी बिगड़ती गई। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। उसके चेहरे की वह चमक खत्म हो गई जो कभी गरीबी में भी चमकती थी। आंखों के नीचे काले घेरे और गड्ढे पड़ने लगे, गाल पिचक गए और हाथ पैर सूख गए, लेकिन काम में एक पल की भी छूट नहीं मिली। एक दिन दिव्या ने गलती से एक कांच का गिलास तोड़ दिया। आनंदी देवी ने इतना शोर मचाया जैसे कोई हीरे की अंगूठी टूट गई हो। उसने दिव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, गूंगी है तो क्या बहरी भी है? इतना भी नहीं संभाल सकती? तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं दहेज में, ऊपर से नुकसान करवा रही है। दिव्या का गाल लाल हो गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। बस अपना गाल पकड़कर कोने में बैठ गई। दोस्तों, कुछ महीने बाद एक और बात हुई जिसने दिव्या की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला दी। दिव्या माँ बनने वाली थी। जब यह बात पता चली तो दिव्या के चेहरे पर
बहुत दिनों बाद चमक आई थी और उसे वो प्यार मिले जो दिव्या को कभी नहीं मिला था। लेकिन आनंदी देवी को इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। उल्टा उसने कहा, देखना, इसका बच्चा भी गूंगा ही पैदा होगा। खानदान में कलंक लगाकर रख दिया इस गूंगी ने। 9 महीने बाद दिव्या ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची बिल्कुल दिव्या जैसी दिखती थी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होंठ। दिव्या ने बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने बच्ची का नाम रखा ऊषा, क्योंकि यही बच्ची अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन आनंदी देवी और राज दोनों को ही बेटी पैदा होने से बहुत गुस्सा आया। आनंदी देवी ने कहा, बेटा तो दे नहीं सकी, अब बोलने से भी क्या फायदा। राज ने भी मुंह फेर लिया। दोस्तों, समय गुजरता गया। उषा अब 2 साल की हो गई थी। वह बोलने लगी थी और उसकी तोतली बोली पूरे घर में गूंजती थी। दिव्या की जान थी उषा। वो दिन भर काम करती, लेकिन जब भी वक्त मिलता उषा को गोद में उठाकर प्यार कर लेती। उषा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो माँ कहती तो दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते, खुशी के आंसू, क्योंकि ये एक शब्द दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ थी उसके लिए। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन आनंदी देवी के भाई आए हुए थे। खाने में दिव्या से दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। बस इतनी सी बात पर आनंदी देवी ने इतना तमाशा किया कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उसने दिव्या को आंगन में धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल जा यहाँ से। गूंगी कहीं की, ना खाना बना सकती है, ना ढंग से बोल सकती है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, निकल जा। राज वहीं खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने भी कहा, हाँ, माँ सही कह रही है, निकल जा यहाँ से। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इशारों से कहने की कोशिश की कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आनंदी देवी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर दिव्या ने उषा की तरफ हाथ बढ़ाया कि कम से कम मेरी बच्ची तो दे दो। लेकिन आनंदी देवी ने उषा को पकड़ लिया और बोली, बच्ची इस घर की है, इस घर में रहेगी, तू अकेली जा। दोस्तों, यह सुनते ही दिव्या का दिल टूट गया। उसके दिल में कुछ ऐसा टूटा कि मानो किसी ने कांच का बर्तन फर्श पर पटक दिया हो। वो गिरी, रोई, तड़पी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। छोटी सी उषा अपनी दादी की गोद में बैठी रो रही थी और बार बार कह रही थी, माँ, माँ, आ जाओ माँ। दोस्तों, उस बच्ची की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। लेकिन आनंदी देवी का दिल नहीं पिघला। उसने नौकर से कहा, इसे बाहर निकालो और दरवाज़ा बंद कर दो। और दोस्तों, दिव्या को उसके ससुराल से ऐसे निकाला गया जैसे कोई कूड़ा बाहर फेंकता है। उसके पास न तो पैसे थे, न कपड़े और न ही कोई सहारा। बस एक फटी साड़ी में वह सड़क पर खड़ी थी और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। दिव्या पैदल चलती रही। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे। धूल और कंकड़ भरे रास्ते से वह नंगे पांव चलते हुए जा रही थी, जिससे उसके पैर में दर्द हो रहा था। लेकिन उसे अपने शरीर की पीड़ा से ज़्यादा अपनी बच्ची से बिछड़ने का दर्द सता रहा था। वह किसी तरह बस पकड़कर अपने गांव पहुंच गई। जब मनमोहन ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या ने इशारों से सब बताया कि कैसे सास ने मारा, कैसे पति ने साथ नहीं दिया, कैसे बच्ची छीन ली, कैसे घर से निकाला। मनमोहन का बूढ़ा शरीर कांप रहा था गुस्से से, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक गरीब मजदूर, एक गूंगी बेटी, कोई पहचान नहीं, कोई ताकत नहीं। उसने बेटी को अपने गले से लगाया और बोला, बेटी, तू चिंता मत कर, तेरा बापू अभी जिंदा है, तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने एक और बड़ा झटका देने का फैसला किया था। कुछ दिन बाद मनमोहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक दिन ईंट भट्टे पर काम करते हुए वह अचानक गिर पड़ा। उसे तुरंत सागर के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और हालत बहुत गंभीर है। दिव्या हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता एक पुरानी सी खाट पर लेटे हुए हैं। नाक में नली लगी हुई है, हाथ में सुई है और मशीन से
टिप टिप की आवाज आ रही है। दिव्या ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मनमोहन ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, तू मेरी चिंता मत कर। तू अपना ख्याल रख और अपनी उषा को वापस ला। तू गूंगी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। लड़ बेटी, अपने हक के लिए लड़। यह शब्द सुनकर दिव्या के अंदर कुछ बदला। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक नई ताकत भी थी। भगवान की कृपा से मनमोहन उस बार बच गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब कोई भारी काम नहीं करना है। दिल कमजोर है, इसका मतलब था कि अब ईंट भट्ठे पर काम करना बंद, यानी पैसों का कोई जरिया नहीं बचा। दिव्या ने फैसला किया कि अब वह खुद कमाएगी। वह गांव-गांव जाकर लोगों के घरों में काम करने लगी। सुबह से शाम तक 3-4 घरों में बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। कभी-कभी खेतों में भी मजदूरी करती। लोग उसे गूंगी कहकर बुलाते, कई बार मजाक उड़ाते, लेकिन दिव्या ने सब सहा। उसकी आंखों के सामने बस एक ही तस्वीर थी, अपनी बेटी उषा की। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक नई टीचर आई थी, जिनका नाम था रश्मि मैडम। रश्मि मैडम की उम्र कोई 35 साल थी और वह बहुत ही दयालु और समझदार महिला थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और गांव में एक किराए के कमरे में रहती थी। एक दिन दिव्या उनके घर में काम करने गई। रश्मि मैडम ने दिव्या को देखा, उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ा और उससे इशारों में बात की। धीरे धीरे दिव्या ने रश्मि मैडम को अपनी पूरी कहानी बताई। रश्मि मैडम ने सब सुना और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम चुप क्यों हो? कानून है इस देश में, तुम्हें अपनी बच्ची का हक मिलेगा। दिव्या ने इशारे से पूछा, कैसे? मैं तो बोल भी नहीं सकती। रश्मि मैडम ने कहा, बोलने के और भी तरीके हैं दिव्या, लिखना भी बोलना है। दोस्तों, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। रश्मि मैडम ने दिव्या को लिखना सिखाना शुरू किया। रोज शाम को 1 घंटा रश्मि मैडम दिव्या को पढ़ाती लिखाती। दिव्या ने पहले भी कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन उसमें सीखने की ऐसी भूख थी कि वह बहुत तेजी से सीखने लगी। पहले उसने अपना नाम लिखना सीखा, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य। 3 महीने में दिव्या इतना लिख सकती थी कि अपनी बात कागज पर रख सके। रश्मि मैडम ने उसे इशारे की भाषा भी सिखाई और साथ ही कानून अधिकारों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम कोर्ट जाओ और अपनी बच्ची के लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रश्मि मैडम ने सागर शहर की एक महिला वकील से बात की, जिनका नाम था कुसुम वर्मा। कुसुम जी ने दिव्या की कहानी सुनी और बिना फीस लिए ही केस लड़ने के लिए हामी भर दी। उन्होंने कहा, इस लड़की का केस मैं मुफ्त में लड़ूंगी, यह इंसाफ का मामला है। कोर्ट में केस दायर हो गया। दिव्या ने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी और साथ ही ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज हुआ। दोस्तों, इस बीच एक और दिल दहला देने वाली बात हुई। दिव्या को पता चला कि उसकी बेटी उषा को उसके ससुराल में ठीक से नहीं रखा जा रहा है। पड़ोसियों ने बताया कि बच्ची रोती रहती है, उसे ठीक से खाना नहीं मिलता। आनंदी देवी उसे डांटती रहती है। यह बात सुनकर दिव्या का दिल चित्कार कर रह गया। उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बस मेरी बच्ची को सलामत रख लो, मैं सब सह लूंगी। कोर्ट की तारीख आई। दोस्तों, वो दिन था 12 मार्च। सागर की जिला अदालत में सुबह 10 बजे सुनवाई होनी थी। दिव्या ने एक साफ सुथरी सफ़ेद साड़ी पहनी, माथे पर लाल बिंदी लगाई और हाथ में एक फाइल पकड़ी जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। मनमोहन भी अपनी कमज़ोर हालत में बेटी के साथ आया था। रश्मि मैडम भी साथ ही थी। कोर्ट रूम में जब दिव्या अंदर गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने जज साहब बैठे थे। जज साहब बहुत ही समझदार और इंसाफ पसंद इंसान थे। दूसरी तरफ आनंदी देवी और राज अपने वकील के साथ बैठे थे। आनंदी देवी के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और छोटी सी उषा भी वहां पर थी, दादी के पास बैठी, सहमी हुई, डरी हुई। सुनवाई शुरू हुई। राज के वकील ने कहा कि दिव्या मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो गूंगी है, बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएगी, बच्चे को मेहता परिवार के पास ही रहना चाहिए।
आनंदी देवी ने भी झूठी गवाही दी कि हमने बहू को कभी नहीं निकाला, वह खुद ही भाग गई। हम तो उसे रखना चाहते थे, लेकिन वह नहीं रही। यह सब सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर वकील कुसुम जी ने जज साहब से कहा कि मेरी मुवक्किल खुद कुछ कहना चाहती है। जज साहब ने इजाज़त दी। दोस्तों, यह वह पल था जिसका सबको इंतजार था। दिव्या खड़ी हुई, उसके हाथ कांप रहे थे। पूरा कोर्ट रूम शांत था, सन्नाटा छा गया। दिव्या ने अपनी फाइल खोली और एक कागज निकाला। उस कागज पर उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। कुसुम वकील ने वह कागज जज साहब को दिया और जोर से पढ़ना शुरू किया। उस कागज पर लिखा था, माननीय जज साहब, मेरा नाम दिव्या है। मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं इंसान हूँ। मुझ में भी दिल है, मुझ में भी भावनाएं हैं, मुझे भी दर्द होता है। मेरी सास ने मुझे जानवर से भी बदतर रखा, मुझे मारा, भूखा रखा, गालियाँ दी। मेरा पति शराब पीकर मुझ पर रोज हाथ उठाता था, लेकिन मैंने सब कुछ सहा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के लिए सहना चाहती थी, अपने ससुराल में रहना चाहती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी बच्ची छीन ली। मैं माँ हूँ। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बिछड़ना मौत से भी बदतर होता है। मैं गूंगी हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं अपनी बच्ची के लिए लड़ने आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे ये शब्द पढ़े जा रहे थे, कोर्ट रूम में सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। जज साहब की आंखों में पानी भर आया। कोर्ट में बैठे लोग अपनी आंखें पोंछ रहे थे। यहाँ तक कि कोर्ट का चपरासी भी एक कोने में खड़ा रो रहा था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। दिव्या ने एक और कागज निकाला। उसमें उसने तस्वीरें चिपकाई थी अपने शरीर पर पड़े निशानों की, जो राज ने मारपीट में बनाए थे। एक मेडिकल रिपोर्ट भी थी जो रश्मि मैडम ने बनवाई थी। और सबसे आखिरी में एक छोटा सा कागज था जिस पर बच्ची के हाथ से गोल गोल लिखा था, माँ। यह शब्द उषा ने अपनी माँ के लिए बनाया था जब वह बहुत छोटी थी। दिव्या ने वह कागज जज साहब की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। छोटी सी उषा, जो अब तक दादी के पास चुपचाप बैठी थी, अचानक उठी और दौड़कर अपनी माँ के पास आ गई। उसने दिव्या के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, माँ, माँ, मुझे घर ले चलो माँ। माँ, दादी मुझे खाना नहीं देती। माँ, मुझे रोज मारती है। माँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। दोस्तों, इन शब्दों ने पूरे कोर्ट रूम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जज साहब की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और आंखें पोंछी। पूरे कोर्ट रूम में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। दिव्या ने उषा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे इतनी जोर से सीने से लगाया जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगी। उषा दिव्या के गले में बाहें डालकर रो रही थी। एक माँ और एक बच्ची का वह मिलन इतना भावुक था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आनंदी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। राज अपनी नजरें नीचे किए बैठा था। जज साहब ने कुछ पल रुककर खुद को संभाला और फिर बोले, आज इस कोर्ट ने देखा कि एक गूंगी माँ ने बिना बोले इतना कुछ कह दिया जो बोलने वाले नहीं कह पाते। दिव्या जी, आप गूंगी नहीं हैं। गूंगे वो लोग हैं जिनके पास जबान होते हुए भी इंसानियत नहीं बोलती। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी माँ दिव्या को दी जाती है। साथ ही आनंदी देवी और राज पर घरेलू हिंसा और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में कार्यवाही की जाएगी। राज को दिव्या को गुजारा भत्ता देना होगा। जज साहब ने यह भी कहा कि यह केस एक मिसाल बनेगा कि विकलांगता कोई कमजोरी नहीं है। दोस्तों, कोर्ट के बाहर निकलते वक्त दिव्या के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह बयां से परे थी। उषा उसकी गोद में थी और मनमोहन उसके बगल में खड़ा था। रश्मि मैडम और कुसुम वकील भी साथ ही थी। मनमोहन ने बेटी को देखा और बोला, देखा बेटी, तूने लड़ाई जीत ली। तेरी माँ भी ऊपर से देख रही होगी और खुश हो रही होगी। दिव्या ने अपने पिता को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। रश्मि मैडम ने दिव्या के लिए एक सिलाई मशीन का इंतजाम किया। दिव्या ने सिलाई सीखी और अपनी झोपड़ी में ही एक छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया।
धीरे धीरे गांव की औरतें उसके पास ब्लाउज और पेटीकोट सिलवाने आने लगी। दिव्या का काम इतना अच्छा था कि बात धीरे धीरे फैलती गई और आसपास के गांव से भी लोग उसके पास आने लगे। कुछ महीनों में ही दिव्या की आमदनी इतनी हो गई कि वह अपना और अपने पिता और बेटी का खर्च आराम से चला सकती थी। उषा अब स्कूल जाने लगी थी। रश्मि मैडम ने खुद उसका दाखिला करवाया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठाया। उषा बहुत तेज बच्ची थी, क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आती थी। एक दिन उषा स्कूल से आई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज टीचर ने पूछा कि बड़ी होकर क्या बनोगी। मैंने कहा वकील बनूंगी, ताकि मेरी माँ जैसी औरतों को इंसाफ दिला सकूं। यह सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने उषा को गले से लगा लिया। दोस्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ा गर्व का पल और क्या हो सकता है। लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। मनमोहन की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार दिल का दौरा पड़ा और उन्हें नहीं बचाया जा सका। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत देर हो गई। मनमोहन ने आखिरी सांस लेते हुए दिव्या का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, मुझे तुझ पर नाज है। तूने साबित कर दिया कि बोलने के लिए जबान नहीं, हिम्मत चाहिए। मेरी उषा का ख्याल रखना। और दोस्तों, उस रात मनमोहन इस दुनिया से चले गए। दिव्या ने अपने पिता को खोया, जो उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। वह फूट फूट कर रोई। उसका गला भर आया। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। छोटी उषा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोली, माँ, मत रो। नाना जी भगवान के पास गए हैं, वो वहां से हमें देख रहे हैं। इन शब्दों ने दिव्या के अंदर तक को हिला दिया। मनमोहन के जाने के बाद दिव्या अकेली पड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता की याद में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। सिलाई के काम के साथ साथ उसने अचार और पापड़ बनाना भी शुरू किया। रश्मि मैडम ने उसकी मदद से एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, जिसमें गांव की और भी गरीब औरतें जुड़ी। दिव्या उनकी लीडर बनी। दोस्तों, वही दिव्या जिसे लोग गूंगी कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब 20 औरतों की लीडर थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके काम बोलते थे। लोगों ने उसकी तरफ उंगली उठाना बंद कर दिया। अब लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे। जो पड़ोसिन कभी कहती थी कि गूंगी का क्या होगा, अब वही आकर कहती हैं कि दिव्या बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। उषा बड़ी होती गई। उसने 10वीं में टॉप किया, 12वीं में भी अच्छे नंबर लाई और फिर सागर के ही कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू की। वह सच में वकील बनना चाहती थी। कॉलेज में पढ़ाई करते करते उषा ने अपनी माँ की कहानी एक निबंध प्रतियोगिता में लिखी और राज्य स्तर पर पहला इनाम जीता। उसकी कहानी अखबारों में छपी। लोगों ने पढ़ा और हैरान रह गए। एक गूंगी माँ ने कैसे अपनी बेटी को पाला पोसा और एक कामयाब इंसान बनाया। और दोस्तों, कहानी का सबसे खूबसूरत पल वो था जब उषा ने वकालत की डिग्री ली। उस दिन दिव्या कॉलेज गई। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान थी। जब उषा ने स्टेज पर जाकर डिग्री ली और अपनी माँ की तरफ देखकर हाथ जोड़े, तो दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे, खुशी के थे, जीत के थे। रश्मि मैडम भी वहाँ थी और वह भी रो रही थी। कॉलेज के प्रोफेसर ने माइक पर कहा कि आज सबसे बड़ी सीख यह है कि एक माँ की ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे उसकी जुबान पर ताला ही क्यों न हो। दोस्तों, उधर राज मेहता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। शराब ने उसका शरीर तबाह कर दिया था। आनंदी देवी भी बूढ़ी हो गई थी और हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन राज ने किसी के हाथ दिव्या को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दिव्या ने वह चिट्ठी पढ़ी, कुछ देर चुप रही और फिर उसने जवाब में लिखा, मैंने तो पहले ही आपको माफ़ कर दिया था, लेकिन वह दिन नहीं भूल सकती जब मेरी बच्ची को मुझसे छीना गया था। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। दोस्तों, दिव्या के इस जवाब में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक शांत सा दर्द था जो कभी मिटने वाला नहीं था। आज दिव्या की उम्र 40 साल है। उषा एक कामयाब वकील बन चुकी है और सागर की जिला अदालत में प्रैक्टिस करती है। वह खास तौर पर उन औरतों के केस लड़ती है जिन पर घरेलू हिंसा होती है या
जिन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। दिव्या अब अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाती है, जहां वह सिलाई का काम करती है और साथ में अचार और पापड़ भी बेचती है। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवा लिया है। छोटा सा है, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर रंग रोगन है। सामने एक छोटा सा तुलसी का गमला रखा है और दीवार पर मनमोहन की एक सुंदर सी तस्वीर लगी है, जिसके सामने हर सुबह दिव्या दीपक जलाती है। उस तस्वीर में मनमोहन मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हों, बेटी तूने कर दिखाया। रश्मि मैडम अब भी गांव में है और उन्होंने दिव्या के साथ मिलकर एक छोटा सा सेंटर खोला है, जहां विकलांग बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है और उन्हें इशारों की भाषा सिखाई जाती है। दिव्या खुद वहां जाकर बच्चों को सिखाती है। वो बच्चे जब दिव्या को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है, क्योंकि दिव्या उनके लिए सिर्फ एक टीचर ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत है। एक दिन उस सेंटर में एक छोटा सा बच्चा आया, जो जन्म से ही गूंगा और बहरा दोनों था। उसकी उम्र कोई 6 से 7 साल रही होगी। उसकी माँ उसे लेकर आई थी और रो रही थी कि कोई इसे पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई इसे अपने स्कूल में नहीं लेता। दिव्या ने उस बच्चे को देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी माँ को इशारे से समझाया कि चिंता मत करो, मैं इसे पढ़ाऊंगी। वह बच्चा अब उस सेंटर में रोज आता है और दिव्या उसे प्यार से पढ़ाती है। एक दिन उस बच्चे ने इशारों से दिव्या से पूछा, दीदी क्या मैं भी बड़ा होकर कुछ बन सकता हूँ? दिव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और इशारे से कहा, तू जो चाहे बन सकता है, बस हिम्मत मत हारना। दोस्तों, उस पल में दिव्या की आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले गरीबी में भी चमकती थी, लेकिन अब उस चमक में एक और गहराई आ गई थी। वह गहराई थी अनुभव की, संघर्ष की और जीत की। दोस्तों, समय बीतता गया। एक साल सागर शहर में महिला दिवस पर एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ। जिले के कलेक्टर साहब ने दिव्या को मंच पर बुलाया और उसे सम्मानित किया। जब दिव्या मंच पर गई तो पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। दिव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कलेक्टर साहब ने कहा कि दिव्या जी ने साबित किया है कि इंसान की असली ताकत उसकी जुबान में नहीं, उसके हौसले में होती है। फिर उषा ने अपनी माँ की तरफ से माइक पर बोला और उसने कहा, मेरी माँ बोल नहीं सकती, लेकिन उसने मुझे बोलना सिखाया, उसने मुझे लड़ना सिखाया, उसने मुझे जीना सिखाया। आज जो भी मैं हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर एक जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। दिव्या ने उषा को गले से लगाया। दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे और उस बूढ़े पिता मनमोहन की याद के थे, जिसने अपनी गूंगी बेटी को कभी कमजोर नहीं समझा। दोस्तों, जिस जज ने दिव्या के केस की सुनवाई की थी, वे अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पूरे करियर में हजारों केस आए, लेकिन दिव्या का केस मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मुझे पता चला कि इंसाफ सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, वो एक माँ की आंखों में भी होता है। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के बीच एक दर्द भी है, जो दिव्या के दिल में हमेशा रहेगा। उसके पिता मनमोहन जी ने उसकी कामयाबी नहीं देखी। वो बूढ़ा मजदूर जिसने जिंदगी भर सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिया, जिसने कभी अपने लिए एक नई चप्पल भी नहीं खरीदी, लेकिन बेटी के लिए सब कुछ किया, वो ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। दिव्या हर रात सोने से पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ती है और अपने दिल से कहती है, बापू, तुम्हारी दिव्या ने कर दिखाया। तुम्हारी उषा वकील बन गई। अब किसी गूंगी, किसी बहरी, किसी गरीब औरत को इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारी नातिन लड़ेगी। दोस्तों, ये पल सोचकर ही आंखें नम हो जाती है। दोस्तों, उधर आनंदी देवी और राज का बहुत ही बुरा हाल था। राज की शराब ने उसका लीवर खराब कर दिया और कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई। आनंदी देवी अकेली रह गई उस बड़े से बंगले में। बंगला अब पुराना हो गया है। दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही है, आंगन में घास उग आई है। आनंदी देवी बीमार और अकेली रह रही है। उनका कोई सहारा नहीं है। एक दिन उषा को पता चला कि उसकी दादी बहुत बीमार है। उषा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं जाकर दादी को देख आऊं? दिव्या ने कुछ देर सोचा,
उसकी आंखों में पुरानी यादें कौंध गई। वो तमाचे, वो भूख, वो अपमान, वो ठंडी रात जब उसे घर से निकाला गया था। लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। दोस्तों, ये है असली इंसानियत। दिव्या ने उस औरत को माफ़ कर दिया जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। उषा गई और आनंदी देवी को डॉक्टर के पास ले गई, दवाइयाँ दिलवाई और कुछ दिन उनकी सेवा की। आनंदी देवी ने उषा को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तेरी माँ को मैंने बहुत दुख दिया, क्या वो मुझे माफ़ कर सकती है? उषा ने कहा, दादी, माँ ने बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। वो कहती हैं कि नफ़रत रखने से बस अपना ही दिल जलता है। आनंदी देवी उस दिन बहुत रोई और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। एक गूंगी बहू जिसे सास ने घर से निकाल दिया, जिसकी बच्ची छीन ली गई, जिसका पति शराबी था, जिसके पिता ने उसके लिए अपनी जान लगा दी, जिसे समाज ने गूंगी कहकर तुच्छ समझा। उसी गूंगी बहू ने कोर्ट में अपनी कलम से वह बात कही जो जज को भी रुला दे। उसने साबित कर दिया कि बोलने के लिए आवाज़ नहीं, हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान को उसकी शारीरिक कमी की वजह से कमज़ोर मत समझो। दिव्या बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने वह कर दिखाया जो बोलने वाले भी नहीं कर पाते। विकलांगता शरीर की नहीं, सोच की होती है। जो लोग दूसरों को उनकी कमजोरी के लिए ताना मारते हैं, असल में कमज़ोर वो खुद होते हैं। दूसरी सीख यह कि एक माँ की ताकत को कभी कम मत आंको। एक माँ अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है, समंदर पार कर सकती है, पहाड़ तोड़ सकती है। दिव्या ने अपनी बेटी के लिए जो किया वो हर माँ कर सकती है, बशर्ते उसमें हिम्मत हो। और तीसरी सीख ये है कि दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई इंसान मुश्किल में है, कोई औरत अत्याचार सह रही है, कोई बच्चा भूखा है, तो चुप मत बैठो। कुसुम मैडम ने अगर उस दिन दिव्या की मदद नहीं की होती तो शायद ये कहानी कुछ और ही होती। एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आप अब बताइए कि अगर आपके सामने कोई दिव्या जैसी औरत होती जिसे उसके ही घर वाले सता रहे होते, तो क्या आप उसकी मदद करते या नहीं? क्या आप आगे आते, या फिर आप भी उन लोगों की तरह चुप बैठ जाते जो सोचते हैं कि इससे हमें क्या मतलब? अब जरा खुद से पूछिए कि कितनी दिव्या आज भी इस देश में चुप सह रही होती हैं, कितनी औरतें अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही होती हैं, कितनी माँओं से उनके बच्चे छिन जाते हैं। क्या हम एक समाज के तौर पर ऐसा होने दे सकते हैं? और एक समाज और क्या बोलने की ताकत सिर्फ जुबान में होती है, या फिर हिम्मत में, हौसले में और सच्चाई में? दिव्या ने तो बिना बोले पूरी दुनिया को बता दिया कि सच्चाई को किसी जुबान की ज़रूरत नहीं होती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुँचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा भावुक कर गया। क्या वह विदाई का पल था? क्या वह कोर्ट रूम का पल था जब उषा दौड़कर अपनी माँ के पास आई? या फिर वह पल था जब मनमोहन ने आखिरी बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।